डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। एक बार फिर खास मुलाकात लेकर हाजिर हूं। देखिए, खास मुलाकात में हर बार एक नया चेहरा होता है, आपके सवाल होते हैं, जवाब कैमरे के माध्यम में आपके घर घर पहुंचाते हैं। पशुपालन, डेयरी विभाग, गोपालन एक ऐसा विभाग है जो हमारे किसानों से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि खेती तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप पशुपालन नहीं करते हैं। ऐसे में आज हमारे साथ राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका। पहले तो सर ये बताइए कि देखिए, राजस्थान में आपको बड़े कार्यभार दिए गए हैं, वो भी तीनों ही। अगर मैं पशुपालन की बात करूं, डेयरी विभाग की बात करूं, गोपालक की बात करूं, इसके बिना हमारी खेती जो है वो कभी भी सुचारू रूप से चल नहीं सकती। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है प्राकृतिक खेती, वो भी इनके बिना अधूरी है। तो इस विभाग को किसानों तक किस तरह से पहुंचाया जा रहा है? राजस्थान की जनसंख्या 7.5 करोड़ है और मानव के साथ साथ में जो पशुओं की संख्या है वो भी 7 करोड़ और 14 लाख है। तो इक्वल है ज़्यादातर। और राजस्थान कृषि आधारित प्रदेश है और कृषि के साथ में पशुपालन भी जुड़ा हुआ है। तो राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, राजस्थान की जीडीपी को बढ़ाने में कृषि के साथ साथ में पशुपालन का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इस दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कृषि को क्षेत्र में कैसे किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो और इस क्षेत्र में जुड़े हुए जो बेरोजगार है उनको रोजगार कैसे मिले, किसानों को और कैसे ताकत मिले, इस दिशा में माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। और ये राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से पशुपालन को और कैसे बढ़ावा मिले, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे निर्णय भी लिए हैं। अभी जैसे तीनों क्षेत्र जो विभाग मेरे पास है अभी, पशुपालन, डेयरी और गोपालन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए विभाग है। भाई, पशुपालन के क्षेत्र में अभी कई चीज़ें पशुपालन के क्षेत्र में पिछली सरकार ने किए ही नहीं थे। डॉक्टरों की भर्ती लंबे समय से नहीं हो रही थी, 5 साल से 900 डॉक्टरों की भर्ती अटकी हुई थी। तो हमारी सरकार आने के बाद में कानूनी तरीके से उनका सुलझारा कराया, फैसला कराया और 717 डॉक्टर हमने लगाने का काम किया। आज 717 डॉक्टर लगने से नीचे तक जैसे पशुपालकों को इलाज के लिए वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही साथ में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पशुपालन विभाग ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट, भाई गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सारी सुविधाएं पशुओं के इलाज के लिए नहीं पहुंच पा रही है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की। और उस मोबाइल वेटरनरी यूनिट में एक डॉक्टर है, एक कंपाउंडर है, एक हेल्पर कम ड्राइवर है, सभी तरह की दवाइयाँ है और एक चलता फिरता हॉस्पिटल है। 1962 नंबर उसके कॉल सेंटर है। और कॉल सेंटर पे यदि कोई पशुपालक फ़ोन करता है, कोई किसान फ़ोन करता है, तो उसके घर जाकर के इलाज करने का काम वो मोबाइल वेटरनरी यूनिट करती है। इसी तरह से पशुओं का बीमा पहले नहीं होता था। पिछली सरकार ने बीमा योजना शुरू तो की गाय भैंस की, दुधारू गाय दुधारू भैंस की, लेकिन बीमा योजना लागू नहीं कर पाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट में घोषणा की है और बजट में घोषणा दुधारू गाय, दुधारू भैंस के साथ साथ में दुधारू बकरी, दुधारू भेड़ और दुधारू ऊँटनी का बीमा भी हम करेंगे। और वो योजना अभी शुरू है और जल्दी ही वो क्रियान्वित होगी। तो इसका लाभ भी आने वाले समय में पशुपालकों को मिलेगा। यदि कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से या कोई जहरीली घास खाने से या कोई जहरीला जानवर डसने से उसकी डेथ हो जाती है, तो बड़े पशु को 40,000 रुपये, भेड़ बकरी को 4-4 हज़ार का मुआवजा भी
मिलेगा। जी ठीक है। राजस्थान में पशुपालन और डेयरी उद्योग के विकास के लिए आपके विभाग द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? अभी ये पशुपालन के संबंध में मैं अभी कह रहा था ना, बात हो रही थी, ये योजना तो अभी मुख्यमंत्री जी ने नई घोषणा की है, लेकिन हमारे विभाग की तरफ से पशुओं के इलाज के लिए निःशुल्क दवाइयाँ वितरण होती है, जो नीचे तक सारे हॉस्पिटलों में दवाइयाँ है और वहाँ निःशुल्क इलाज होता है। कोई उसका एक पैसा पशुओं के इलाज की दवाइयों का पैसा लगता नहीं। इसी तरह से जैसे सेक्स शॉर्टेज सीमेंस ये योजना है, इस योजना में ज़्यादातर जैसे एक डोज लगाने के बाद में गाय को उसकी बछड़े पैदा नहीं होंगे और बछड़ियाँ 90% बछड़ियाँ पैदा होगी, जिससे ये जो गोवंश है बेसारा घूमता है, नंदियों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, ये संख्या भी धीरे धीरे उसका कंट्रोल होगी। इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं जो पशुपालन के क्षेत्र में अभी चल रही है जी। और इसके साथ में डेयरी के क्षेत्र में भी है ना, बहुत सारी योजनाएं चल रही है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा दूध का कलेक्शन हो और दूध कलेक्शन करके दूध के कलेक्शन की जैसे डेयरी में आएगा तो उससे बनने वाली चीज़ें हैं वो भी प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो इससे दो तरह के रोज़गार मिलते हैं। एक तो रोज़गार ये मिलता है कि जैसे हम दूध खरीदते हैं तो जगह जगह गांव-गांव टाणी-टाणी में हमारी डेयरी के माध्यम से समितियां बनी हुई है और उन समितियों में वहाँ दूध खरीदने वाले किसानों को वहाँ जो महिला है, बेरोजगार है, युवा है, उनको रोज़गार मिलता है और साथ में वही दूध वापस डेयरी में आता है तो डेयरी के प्रोडक्ट बनाते हैं और डेयरी के प्रोडक्ट बना करके हम वापस कहीं न कहीं बूथ लगा करके या पॉलर लगा करके उनको किसी न किसी को रोज़गार देते हैं। तो दो तरह से रोज़गार मिलता है सबको ही। ये डेयरी एक रोज़गार का भी बहुत बड़ा माध्यम है। जी, डेयरी उद्योग में पशुओं का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण हो, पशु स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आपके विभाग ने क्या क्या कड़े कदम उठाए हैं? पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर जैसे डेयरी में किसानों का बीमा किया जाता है, 2 लाख तक का बीमा है और वो निःशुल्क बीमा है और यदि कोई पशु उसमें डेथ हो जाती है, किसी किसान की भी डेथ हो जाती है तो उसका बीमा भी उसको मिलता है। साथ ही साथ में जैसे डेयरी के सेक्टर में हमने बहुत सारे नवाचार अभी किए हैं। जैसे पहले गाय का दूध अलग से नहीं मिलता था, तो बीकानेर डेयरी ने गाय का दूध का अलग 250 ग्राम का पाउच बना करके शुरू किया है, जिसे अब मार्केट में गाय का दूध मिलता है। साथ ही साथ में ऊँटनी का दूध, ऊँटों के संरक्षण के लिए भी हमने बहुत सारी योजनाएं, जैसे अभी एक नवाचार किया है। पहले ऊँटनी का दूध आपको कहीं पर भी नहीं मिलता था, हमने बीकानेर डेयरी में ऊँटनी का दूध का पाउच बना करके बेचना शुरू किया। हमने वहाँ पर घी बना करके ऊँटनी के दूध का घी बना करके शुरू किया और ऊँटनी के दूध का चीज़ बना करके शुरू किया। तो इस तरह से 3 नए प्रोडक्ट हमने शुरू किए और ऊँट के संरक्षण के लिए पहले ऊँट के संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उस समय ऊँटनी का पहला बच्चा पैदा होता था, उस समय 10,000 रुपये उनको ऊँट पालक को दिए जाते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने इस योजना को बढ़ा करके अभी 10 का सीधा 20,000 करने का काम किया था। अब जैसे ऊँटनी का पहला बच्चा पैदा होगा तो उसे 20,000 पशुपालक को मिलेंगे। जी, यानी कि ये तमाम योजनाएं जो हैं हमारे किसानों को सीधा फ़ायदा पहुंचा रही। इससे वो क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को रखने की भी कोशिश करेंगे। आपने ऊँटनी का जिक्र किया, अब तो धीरे धीरे राजस्थान ऊँटों वाला शहर कहा जाता था, ऊँटों का धरों की धरती वो समाप्त होती जा रही थी। अगर ऐसी योजनाएं चलती है तो मुझे लगता है किसान उससे जुड़ेगा। अगर बात हम पशु अस्पतालों की करें, उनको सुचारू रूप से चलाने की बात करें, उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की बात करें, तो किस तरह से काम कर रही है आपकी सरकार, आपका विभाग? पशु अस्पतालों की स्थिति निश्चित रूप से मैं खुद स्वीकार करना चाहूँगा कि पिछले लंबे समय से बहुत खराब स्थिति है। जी। पिछली सरकारों ने जब भी कोई नए अस्पताल खोले तो सिर्फ कागजों में खोले। भाई पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले तो कागजों में खोले, स्वीकृतियाँ दे दी, पोस्ट खोल ली। अच्छा। न तो वहाँ LSA लगाए और न वहाँ पर भवन बनाने के लिए उन्होंने बजट दिया। तो बहुत सारे 3,000 से ज़्यादा ऐसी संस्था है जो आज भी भवन रहित है। तो हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि जैसे हमारे वहाँ जैसे कई जगह पशु चिकित्सा उपकेंद्र की पोस्ट स्वीकृत है, वहाँ भवन नहीं है। कई जगह चिकित्सालय स्वीकृत है लेकिन वहाँ भवन नहीं है। कई पुराने जो भवन बने हुए हैं उनके रिपेयरिंग के लिए भी वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जो
पिछले साल का जो बजट दिया था उसमें 200 करोड़ भवनों के रिपेयरिंग के लिए दिए और नए भवनों को बनाने के लिए भी दिए। जी। और नए भवनों की भी नए जो सेंटरों की स्वीकृति 500 नए उपकेंद्र की स्वीकृति दी, साथ ही साथ में 25 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों की भी स्वीकृति दी, 50 प्रथम श्रेणी चिकित्सालयों की भी कर्मोन्नत करने की स्वीकृति दी और 100 उपकेंद्रों से पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत करने की स्वीकृति दी। तो इस तरह से हमारा ढांचा है जो थोड़ा बहुत खराब था उसको हमने ठीक पर लाइन पर लाने के लिए हमने अच्छे प्रयास किए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पशुपालन विभाग में अच्छा बजट दिया है। अच्छा जोराराम कुमावत जी, ये बताइए, आपने कहा कि एक चलता फिरता हॉस्पिटल वो उस ढाणी तक पहुंच रहा है जो ढाणी का पशु जो है अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता है, कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो कितनी ऐसी जो है आपका चलता फिरता हॉस्पिटल है, आप संख्या बता सकते हैं? हमने 536 गाड़ियाँ ऐसी है जो चलता फिरता हॉस्पिटल के रूप में काम कर रही है और पूरे राजस्थान भर में हर ज़िले में काम कर रही है और वो आजकल उसका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है। किसान भी उससे खुश है और पशुपालक भी खुश है। वो सीधे 1962 घुमाते हैं कॉल सेंटर पर और अपना नाम दर्ज कराते हैं। नाम दर्ज कराने के बाद में उसमें दर्ज करा दे कि मेरे 2 पशु बीमार हैं, मेरे 4 पशु बीमार हैं, तो वो सीधा वो गाड़ी है उनके पशुपालक के घर जा कर के इलाज करने का काम कर रही है। तो ये जो हॉस्पिटल है उससे भी बढ़िया बेहतर इलाज वहाँ पर जा कर के उसके घर जा कर के इलाज रहा है, इसलिए पशुपालक खुश है। जी क्या बात है, बहुत ही अच्छी ये योजनाएं हैं हमारे पशुओं के लिए, किसान भाइयों के लिए कि उन्हें हॉस्पिटल तक आना नहीं पड़ता है अपने खेत को छोड़कर। पशुपालकों की सुविधाओं के लिए ई-पेल योजनाएं चलाई गई हैं। ये योजना किस प्रकार काम कर रही है? कॉल सेंटर से पशुपालकों को यही लाभ मिल रहा है कि पशुपालक सीधा कॉल सेंटर पे फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद में वो गाड़ी पशुपालक के घर जा कर के उस पशुओं का इलाज करती है। नंबर 1 तो पशुपालक को हॉस्पिटल तक आने की ज़रूरत नहीं, उनका खर्चा बचत होता है। भाई हॉस्पिटल आएगा, पशु को हॉस्पिटल लेकर आएगा, दूरी तय करनी होती, समय और खर्चा दोनों, आर्थिक भार भी नहीं पड़ता। और मतलब वो मोबाइल वेटरनरी यूनिट पशुपालक के घर जा कर के इलाज करती है, तो वहाँ पूरा इलाज मिलता है। तो पशुपालक को सीधा फायदा इसका मिल रहा है। तो सीधा मतलब कॉल सेंटर का मतलब हो गया कि सीधा किसानों को इससे फायदा मिलेगा, सीधा फायदा मिलेगा। जी तो चलिए देखिए, खास मुलाकात में आज हमारे राजस्थान के मंत्री जी हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और खास मुलाकात में आज चर्चा हो रही है जोराराम कुमावत जी से। सर, अगर गोपालन क्रेडिट कार्ड की हम बात करें, आप बताइए कि पशुपालकों को किस प्रकार की मदद मिल सकती है? जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को अपनी भूमि के ऊपर जैसे बैंक से लोन मिलता है और वो किसान बैंक से पैसे लेकर के वो अपनी खेती कर सकता है या खाद बीज या सारी चीज़ें खरीद करके अपना खेती का काम में उपयोग ले सकता है। उसी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे जो पशुपालक है, पशुपालकों को भी बैंक से लोन मिलना चाहिए। और इसी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि हम गोपालक कार्ड बना करके पशुपालकों को देंगे और पशुपालकों को उस गोपालक कार्ड के ऊपर 1 लाख तक का लोन मिलेगा और बिना ब्याज से लोन मिलेगा। देखिए, आपने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि गायों को आवारा कहने की बजाय बेसहारा
निराशित शब्द का उपयोग करना चाहिए। इस पर आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। किस तरह का रिजल्ट जो है आपको मिल रहा है, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? निश्चित रूप से गाय हमारी माता है। गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं और गाय से हमें सब कुछ मिलता है। गाय से हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलती है, छाछ मिलती है। गाय के गोबर से मतलब जैविक खाद बनती है, बायोगैस बनती है। और गाय के गोबर से आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। कागज़ बनता है, गत्ता बनता है। गाय के गोबर से कलर पेंट बनता है। गाय के गोबर से आजकल फूल बनते हैं, मूर्तियाँ बनती है। मिट्टी के दीपक होली दीपावली पे जलाते हैं, मिट्टी के दीपक बनते हैं। तो इस तरह से गाय के गोबर से बहुत सारी चीज़ें बनती है। गो अर्क जो है ना, वो भी गाय के मूत्र से बनता है और गो अर्क से डायबिटीज़, बीपी, चर्म रोग जैसी बीमारियां ठीक होती है। तो सारी चीज़ें गाय के लिए, गाय की हमारे जीवन में उपयोगी साबित होती है। इसलिए गाय को हमने माता माना है। और माता माना है तो माता को हम जैसे आवारा नहीं कह सकते। ये शब्द आवारा ही गलत है। बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग किया गया, कई जगह सरकारी ऑफिसों में भी इसका प्रयोग किया गया। इसलिए विधानसभा में माननीय कई सदस्यों ने इसकी मांग की थी कि भाई ये आवारा शब्द गाय के लिए नहीं प्रयोग करें। इसलिए हमने ये आदेश निकाल करके आवारा की जगह बेसहारा या निराश्रित लेके ये आदेश निकाला है। निश्चित रूप से गाय को सम्मान मिलना चाहिए। गाय हमारी माता है। गाय के लिए भी हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। आपका विभाग गोवंश को संरक्षण और संवर्धन के लिए किस प्रकार काम कर रहा है? निश्चित रूप से गायों के लिए अनुदान हमारी सरकार दे रही है। ठीक है। नई गौशाला खोलने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और गायों के संरक्षण के लिए निश्चित रूप से हम सब का भी दायित्व है। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चला रही है, काम कर रही है, लेकिन मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि गाय हमारी माता है और गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं। गाय का जैसे हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा उनकी सेवा करते थे, संरक्षण करते थे, तब हमारे उनके घर में बांध करके पूजा करते थे, तब हमारे घरों में सुख शांति और समृद्धि रहती थी। आजकल गाय को हमने बेसहारा छोड़ रखा है तो हमारे घरों में कई तरह के विघटन आ गए, कई तरह की लड़ाई झगड़े होने चालू हो गए। इसलिए मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि गाय हमारी माता है, उसका संरक्षण करें और ज़्यादा से ज़्यादा गाय को पाले। और जो घर में नहीं पाल सकते वो गौशाला में जाकर के उनके संरक्षण और सेवा के लिए आर्थिक रूप से सहयोग करें, उनकी गाय की सेवा करें। राजस्थान में मोबाइल वैन सेवाएं शुरू की गई हैं। ये पशुओं के लिए इलाज के लिए कितनी कारगर साबित हो रही है? अभी मोबाइल वैन के बारे में निश्चित रूप से रेस्पॉन्स ज़्यादा मिल रहा है और कई जगह तो ऐसी डिमांड आ रही है कि इसे और विस्तार करने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से लोगों में एक आकर्षण है कि भाई हमारे घर आकर के डॉक्टर उसमें साथ है, कंपाउंडर साथ है, दवाइयाँ साथ है और पशुपालक के घर आकर के इलाज कर रही है। तो ऐसी सुविधा आज तक किसी को मिली नहीं। पहली बार ये हमारे राजस्थान के किसानों पशुपालकों को मिल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बढ़िया योजना राजस्थान के लिए दी है जिसका फ़ायदा हमारे किसानों को और पशुपालकों को मिल रहा है। जी, राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में सरस अमृतम अभियान के बारे में बताइए। ये अभियान किस तरह से काम कर रहा है? चरस डेयरी के बहुत सारे प्रोडक्ट अभी जैसे राजस्थान भर में बन रहे हैं। हमारे चरस डेयरी के 24 संघ हैं और 24 संघों में सभी जगह अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। दूध सभी जगह बनता है, पाउच पैकिंग करके बिकता है। घी भी बनता है, कई जगह आइसक्रीम बनती है, कई जगह और भी जैसे बहुत सारे दूध के प्रोडक्ट है। इतने प्रोडक्ट है तो निश्चित रूप से इससे क्या है कि जैसे डेयरी का जो व्यवसाय है ना, इससे दो तरह के फायदे जनता को होते हैं। एक तो शुद्ध मात्रा में सारे, चाहे मिठाई हो, चाहे दूध हो, चाहे घी हो, चाहे आइसक्रीम हो, सारे शुद्ध मात्रा में उनको मिलते हैं। और शुद्धता की आजकल बहुत आवश्यकता रहती है। भाई मार्केट में क्या है, कोविड के बाद में हमने बहुत कुछ देखा है। कोविड के बाद में आपने देखा होगा जैसे लोग क्वालिटी के बारे में बहुत ध्यान देते हैं। हाँ। अभी आपने देखा होगा ये दीपावली का त्यौहार था। दीपावली के त्यौहार पर ये जयपुर में मिठाइयाँ खूब बिकी और मिठाइयों में सबसे ज़्यादा चरस की मिठाइयाँ बिकी और लोगों की डिमांड इतनी थी कि वो एडवांस बुकिंग करा रहे थे और लास्ट में 2 दिन पहले ही सारी मिठाइयाँ, पूरे राजस्थान भर की मिठाइयाँ ख़त्म हो गई। तो लोगों का आकर्षण था कि जो
कम से कम डेयरी में जो प्रोडक्ट है वो सारे के सारे शुद्ध है और शुद्धता की गारंटी है। यानी क्वालिटी पर अभी हमारे जो किसान हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं, जनता जागरूक हो गई है, बिल्कुल उन्हें क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है कि क्वालिटी अच्छी हो, शुद्धता, खाने पीने की चीज़ों में किसी तरह का मिलावट न हो, शुद्धता की गारंटी हो, हर व्यक्ति चाहता है, इसलिए चरस ही गारंटी है। जी सर, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा जो है पशुपालन और डेयरी के उद्योग को अपनाएं, इसके लिए युवाओं को कैसे आप जोड़ रहे हैं? अभी युवाओं को जोड़ने के लिए हमारे डेयरी का जो उद्योग है, डेयरी के उद्योग में जगह जगह बूथ समितियां हम नहीं खोल रहे। बजट में भी अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है 2000 बूथ समितियां खोलेंगे, नए बूथ भी खोलेंगे। तो जो नई बूथ समितियां खोलेगी वहाँ पर युवाओं को अब भी अवसर मिलता है, वहाँ पर महिलाओं को भी अवसर मिलता है, वहाँ किसानों को भी अवसर मिलता है। तो वो इस नए दूध कलेक्शन सेंटर है, समितियों के माध्यम से वो अपना रोजगार कर सकते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम बूथ भी आवंटित करते हैं। हाँ। और बूथ आवंटित करते हैं, शहरी क्षेत्र में भी करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी करते हैं। तो युवा वहाँ डेयरी के प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने नए बूथ खोल सकता है और उससे उसको रोजगार मिलेगा और डेयरी का प्रोडक्शन बिकेगा। यानी कि आपका सीधा सीधा कहने का मतलब ये हो जाता है कि आपके पास जो विभाग है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे नए स्टार्टअप हो सकते हैं, बिजनेस खड़ा हो सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई के बच्चे डेयरी में जाना चाहें, पशुपालन में जाना चाहें, गोपालन जिस आप विभाग की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आने वाले समय की बात करूं, आखिरी सवाल है आपके लिए कि कोई ऐसी रणनीति जो आपने बनाई हो, कोई ऐसा रोड मैप बनाया हो कि इन तीनों विभाग में किस तरह से हमारे किसान भाई जो हैं जुड़कर काम कर सकते हैं? निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारा देश आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, हमारा देश विकसित राष्ट्र बने और हमारा देश पुनः विश्व गुरु बने। इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी भी राजस्थान को विकसित बनाने में, राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हुए। अभी जैसे ये राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी राइजिंग राजस्थान चला रहे। देश भर के जो प्रवासी है या विदेशों में जो बैठे प्रवासी है या जो भारत में आकर के या राजस्थान में आकर के कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, उन सब को वो उनकी मीट करके उनको बुला रहे हैं। और 9, 10 और 11 तारीख को ये जयपुर में भी एक बहुत बड़ी मीट है। तो निश्चित रूप से लाखों करोड़ों रुपए के MOU हुए हैं, जिससे राजस्थान में और भी ज़्यादा उद्योग लगेंगे। और उद्योग लगेंगे तो उसमें सभी तरह के उद्योग है, उसमें पशुपालन के संबंध में भी उद्योग लगेंगे, डेयरी के संबंध में भी MOU हुए, दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में भी हुए, बिजली के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में MOU हुए। तो निश्चित रूप से जो MOU हुए वो धरती पर उतरेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर वो रोज़गार भी लगेंगे, आर्थिक स्थिति भी राजस्थान की मजबूत होगी, लोगों को रोज़गार होगा और युवाओं को सबसे ज़्यादा रोज़गार इसमें मिलेगा। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगेगी, कोई उद्योग लगेंगे तो उसमें युवाओं को रोज़गार, नौकल युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। तो आने वाले समय में हर क्षेत्र में युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जी बिल्कुल, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, हम नए रोजगारों की बात कर रहे हैं और खासकर हम युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को जवाब दिए हैं, क्योंकि आपके पास ऐसा विभाग है जिसके विभाग के बिना मुझे लगता है खेती अधूरी है, उसके विभाग के बिना हमारा किसान अधूरा है। पशुपालकों के लिए नई योजनाएं जो सरकार दे रही है उसके लिए विभाग आपका तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के आपने जवाब दिया। थैंक यू सो मच सर। चीर के जमीन